क्या होता है जब भाई बहन एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं और क्या होता है जब 16 साल के लंबे इंतजार के बाद वहां अचानक एक अनजान शिप आती है। यूरोप से अमेरिका जा रही एक क्रू को अचानक अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक लावारिश बोट दिखाई देती है। तभी कैप्टन तुरंत कुछ आदमियों को रेस्क्यू के लिए भेजता है। बोट की तलाशी लेने पर उसमें एक जिंदा बच्चा मिलता है और साथ में 2 डेड बॉडीज भी, जो यकीनन उस बच्चे के पेरेंट्स के थे। उस शिप पर एक लेडी भी तैनात होती है जिसका नाम शेल्बी होता है। उस बेसहारा बच्चे को जैसे ही शिप पर लाया जाता है वैसे ही शेल्बी उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। शेल्बी की एक बेटी भी थी जिसका उम्र उस समय करीबन साल भर का रहा होगा। रात में शिप का कैप्टन और एक क्रू मेंबर आपस में एक प्लान बना रहे होते हैं। कैप्टन कहता है कि इस शिप पर कॉलेरा और प्लेग जैसी घातक बीमारियां फैल चुकी है और बारी बारी क्रू मेंबर्स इस बीमारी के कारण मरते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका पहुंचने तक शिप पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए हमें इस शिप से स्वस्थ लोगों को तुरंत निकालना होगा ताकि ये बीमारी उन तक न फैल सके। इसके बाद कैप्टन शेल्बी और उसके बच्चे को एक बोट पर बैठा देता है और कुछ जरूरी सामान के साथ उसे पास के एक आइलैंड पर भेज देता है। आखिरी अलविदा कहने से पहले कैप्टन शेल्बी को आइलैंड के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें बताता है। कैप्टन कहता है कि उस आइलैंड पर तुम्हें जरूरत की हर चीज मिल जाएगी और तुम लोग वहां कुछ महीने आराम से गुजार सकते हो। अगर मैं जिंदा अमेरिका पहुंच पाया तो मैं तुम्हारे रेस्क्यू के लिए एक टीम भेजूंगा। तब तक तुम मेरा इंतजार करना। और हाँ, एक चेतावनी कान खोलकर सुन लो, उस आइलैंड के उत्तरी भाग में भूल कर भी मत जाना क्योंकि वहां सिर्फ मौत छिपी है। इसके बाद शेल्बी अपने दोनों बच्चों के साथ उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। उनके साथ एक नाविक भी था जिसे शेल्बी की रक्षा करने के लिए भेजा गया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए नाविक की फितरत खतरनाक होती चली गई। नाविक पानी का आखिरी ड्रम अपने पास रख लेता है और शेल्बी को पानी देने से साफ इनकार कर देता है। शेल्बी अपने बच्चों के खातिर रहम की भीख मांगती है, लेकिन इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद नाविक शेल्बी को पानी की एक बूंद तक नहीं देता। अब कई दिन बीत जाते हैं। भूख प्यास से बच्चे लगातार रो रहे होते हैं जिससे नाविक बहुत गुस्सा हो जाता है। वो शेल्बी से कहता है कि मैं पानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इन दोनों बच्चों को बोट से बाहर फेंकना होगा। ये सुनकर शेल्बी की आत्मा कांप जाती है। शेल्बी समझ जाती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये बच्चों को मार डालेगा। इसीलिए वो दोनों को शांत कराने लग जाती है, पर बच्चे शांत नहीं होते। इसके बाद वो नाविक बच्चों को झपटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी शेल्बी नाव की लंगर से नाविक पर जोरदार प्रहार करती है और मार मार कर नाविक को मौत के घाट उतार देती है। कुछ दिन के सफर के बाद बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अगर खाना और पानी नहीं मिला तो बच्चे बहुत जल्द दम तोड़ देंगे। तभी शेल्बी को वो गुमनाम आइलैंड नजर आने लगता है जो बस कुछ ही माइल दूर रह गया था। आइलैंड पर पहुंचकर वो सबसे पहले कुछ नारियल ढूंढती है और उससे अपने बच्चों का प्यास बुझाती है। इसके बाद वो रहने की एक जगह तैयार करती है और बोट से सभी जरूरत का सामान निकालकर आइलैंड पर ले आती है। शेल्बी को जंगल में फल के कई पेड़ दिखते हैं जिससे वो समझ जाती है कि इस आइलैंड पर कभी इंसानों का बसेरा रहा होगा। तभी उस आइलैंड पर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है जिससे शेल्बी को बच्चों के साथ अपने ठिकाने की तरफ भागना पड़ता है। शेल्बी दोनों बच्चों को कपड़ों से ढक देती है और अपने सीने से लगाकर उन्हें बारिश से बचाने की नाकाम कोशिशें करने लगती है। रात भर बारिश में भीगने के बाद शेल्बी और बच्चे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसीलिए शेल्बी बच्चों को लेकर आइलैंड के दूसरे छोर की तरफ निकल जाती है ताकि उन्हें सर छुपाने की कोई अच्छी जगह मिल सके। आइलैंड के दूसरे छोर पर पहुंचते ही शेल्बी को एक लकड़ी का घर मिलता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है वो देखती है कि घर पूरी तरह से खाली है और सारा सामान बिखरा पड़ा है। तभी वो बच्चा उस घर में अपनी मॉम को ढूंढने लगता है और उस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस घर को अच्छी तरह से जानता हो। थोड़ी देर में शेल्बी को हकीकत समझ में आ जाता है कि ये बच्चा दरअसल अपने पेरेंट्स के साथ यही रहा करता था। अपने माँ बाप को घर में ना देख वो बच्चा रोने लगता है। तभी शेल्बी उसे गले से लगाकर कहती है कि तुम्हारे मॉम और डैड हमेशा के लिए एक एंजल बन चुके हैं, लेकिन चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। और इसके बाद शेल्बी उस बच्चे का नाम रिचर्ड रखती है। रात में शेल्बी को अचानक बाहर से ढोल नगाड़े की आवाज आती है। वो जैसे ही बाहर झांकती है वो देखती है कि एक रहस्यमयी आदिवासी का काफिला उस आइलैंड के उत्तरी दिशा में बढ़ रहा है और ये देखकर शेल्बी पूरी तरह डर जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद, जहाँ रिचर्ड और लिली थोड़े बड़े हो चुके हैं। उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया है और गहरे पानी में मछली पकड़ना तो उनके बाएं हाथ का खेल हो चुका है। वो तीनों उस आइलैंड पर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। शेल्बी ने उन दोनों को बाहरी दुनिया और मॉडर्न सिविलाइजेशन के सभी तौर तरीके भी सिखाए थे ताकि अगर फ्यूचर में इन्हें
इन्हें आइलैंड से रेस्क्यू कर लिया गया तो इन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या हो अगर रेस्क्यू टीम कभी इस आइलैंड तक पहुंच ही ना पाए? इसके लिए भी शेल्बी ने बच्चों को ट्रेनिंग्स दी थी कि कैसे इस आइलैंड पर सर्वाइव करना है और कैसे बच्चे पैदा करके जनरेशन को आगे बढ़ाना है। शेल्बी ने साफ साफ तो नहीं लेकिन किसी तरीके से लिली को बताया कि जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारे जिस्म में उभार आ जाएंगे तब तुम माँ बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगी। लेकिन याद रखना कि बच्चा तभी आएगा जब तुम किसी मर्द को अपने करीब आने दोगी। उस समय ये बात ना तो लिली समझ पाती है ना ही रिचर्ड, लेकिन शेल्बी की हर एक बात उनके दिमाग में स्याही की तरह छपती जा रही थी। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आता है जिससे घर के छत में एक बड़ा दरार बन जाता है। शेल्बी उस दरार को तुरंत बंद करने की कोशिश करती है लेकिन बारिश में भीगने के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। धीरे धीरे उसका फीवर निमोनिया का रूप ले लेता है और वो बहुत कमजोर हो जाती है। वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी और उसने अपने बच्चों से एक आखिरी बार बात किया। शेल्बी कहती है कि याद रखना, अगर इस आइलैंड के नजदीक से कोई भी शिप अगर गुजरे तो उसे जरूर संकेत भेजना। वो तुम्हें मॉडर्न दुनिया में ले जाएंगे जहां तुम्हारे जैसे अनगिनत इंसान रहते हैं। यकीन मानो वहां की जिंदगी इस खाली आइलैंड से बहुत बेहतर है। इसके बाद शेल्बी अपना दम तोड़ देती है और दोनों बच्चे अपनी माँ के शव को जमीन में दफना देते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और कहानी आती है 6 साल आगे जहाँ लिली और रिचर्ड बड़े हो चुके हैं, लेकिन उन दोनों का दिमाग वही बच्चों वाला था। वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन से ज्यादा और कुछ नहीं समझते थे, लेकिन चीजें अब बदल रही थी। लिली को अब खेल कूद में मन नहीं लगता था। उसने अपना बिस्तर भी रिचर्ड के बिस्तर से अलग कर लिया था क्योंकि उसे अब साथ में सोना बहुत अजीब लगता था। लिली अपने बदन के उभार को घंटों आईने में निहारती रहती और अपने माँ की कही उस बात को याद करती। शेल्बी ने कहा था कि जब शरीर पर उभारे आ जाए तो समझ जाना कि तुम माँ बनने के लायक हो चुकी हो। लेकिन वहीं रिचर्ड का खेल खतरनाक होता जा रहा था। वो तेज लहरों में शार्क से रेस लगाता और अपने आप को इस आइलैंड का किंग समझता। और दूसरी तरफ रिचर्ड लिली के खूबसूरत बदन को देखकर धीरे धीरे आकर्षित हो रहा था। वो छुप छुप कर लिली को कपड़े बदलते देखता और लिली भी रिचर्ड को अजीब नजरों से देखने लगी थी, लेकिन वे दोनों अपनी फीलिंग जाहिर करने से डरते थे। एक दिन जब रिचर्ड सुबह सोकर उठ रहा होता है तभी लिली की नजर रिचर्ड के छोटे राजा पर पड़ जाती है, जो अब छोटा नहीं रहा, वो अब बड़ा राजा हो चुका था, जिसे देखकर लिली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो समझती है कि रिचर्ड को वहां चोट लगी है और उसका राजा सूज गया है, लेकिन रिचर्ड उसे समझाता है कि उम्र के साथ साथ मेरे शरीर में भी काफी बदलाव आने लगे हैं। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में बकझक हो जाती है, जिससे रिचर्ड बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद रिचर्ड आइलैंड के उत्तरी हिस्सों की तरफ निकल जाता है जहाँ शेल्बी ने जाने से सख्त मना किया था। रिचर्ड वहाँ पहुंचकर देखता है कि इंसानों के कंकाल लटके हुए हैं और वहाँ एक रहस्यमयी गुफा है जहाँ से ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी उस जगह पर कुछ आदिवासी लोग आ जाते हैं। फिर रिचर्ड तुरंत अपने बॉडी पर कीचड़ लगा लेता है और वहीं लेट जाता है ताकि वे लोग उसे देख ना सके। उन लोगों के चले जाने के बाद रिचर्ड चुपके से उस गुफा में दाखिल हो जाता है जहाँ उसे बहुत सारे आदिवासी लोग मिलते हैं जो जिंदा इंसानों की बलि दे रहे थे और एक रिचुअल डांस कर रहे थे। ये देखकर रिचर्ड बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक आदिवासी की नजर रिचर्ड पर पड़ जाती है जिससे रिचर्ड एक पल के लिए सदमे में चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे मार दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात रही कि वो आदिवासी उसे देखकर मुस्कुराता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह रिचर्ड वापस अपने घर आ जाता है क्योंकि उसे लिली की बहुत याद आ रही थी। वहीं लिली भी उसके इंतजार में काफी परेशान थी। लिली की नजर जैसे ही रिचर्ड पर पड़ती है वो भागकर रिचर्ड को गले से लगा लेती है। फिर एट अ सडन वो दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उनके जीवन की वो पहली किस थी और इस किस के बाद उन दोनों के बीच सारे सीक्रेट्स और हेजिटेशन खत्म हो जाते हैं। अब वो दोनों आज से भाई बहन नहीं बल्कि आप तो समझ ही रहे होंगे। एक दिन लिली की नजर एक शिप पर पड़ती है जो आइलैंड के बगल से होकर गुजर रही थी। तभी उस शिप से एक बोट निकलता है जिसमें 8 लोग सवार होकर सीधा आइलैंड की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर लिली और रिचर्ड काफी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अब इस आइलैंड से बाहर निकलकर मॉडर्न सिविलाइजेशन की दुनिया में जाने वाले हैं। रिचर्ड बड़े अदब से उन लोगों का स्वागत करता है जैसा कि शेल्बी ने उन्हें सिखाया था। ये देखकर शिप से आए लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये पूरी तरह से जंगली लोग हैं। कैप्टन कहता है कि उनके शिप को फ्रेश वाटर की जरूरत है और जब तक हम अपने शिप पर पानी भर नहीं लेते तब तक हम इसी आइलैंड पर रुकेंगे। उस आइलैंड पर कैप्टन की बेटी भी आई होती है जिसका नाम मिरिंडा होता है। मिरिंडा रिचर्ड को पहली नजर में ही पसंद कर लेती है। इसके बाद लिली और रिचर्ड उन लोगों को अपने घर ले जाते हैं और उन्हें बेहतरीन दावत बनाकर खिलाते हैं। लेकिन उनके साथ आए एक फ्रेंच व्यापारी जिसका नाम ग्रूनर था, उसकी नजर लिली के बालों में लगे उस कीमती मोती पर पड़ जाती है जिसे रिचर्ड ने समुद्र की गहराइयों से ढूंढा था और साथ में ग्रूनर लिली को हवस की नजरों से भी देख रहा होता है। अगली सुबह मिरिंडा लिली और रिचर्ड को कुछ कपड़े पहना
बनाना सिखाती है ताकि इन्हें शहर के लोगों से घुलने मिलने में कोई दिक्कत ना हो। दरअसल लिली और रिचर्ड ने ये फैसला कर लिया था कि वो इस आइलैंड को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और इसी शिप के साथ अमेरिका चले जाएंगे, जैसा कि शेल्बी ने मरते वक्त नसीहत दी थी। इसके बाद मिरिंडा रिचर्ड को डांस सिखाने लगती है और बहाने से रिचर्ड के काफी करीब आने की कोशिश करती है, जिसे देखकर लिली का खून खौल उठता है। वो बहुत जेलस फील करती है और रोते हुए वहां से दूर चली जाती है। कुछ देर बाद लिली देखती है कि मिरिंडा और रिचर्ड एक साथ समुद्र में मछली पकड़ रहे हैं और वहां पर मिरिंडा जानबूझकर रिचर्ड के पास आने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर लिली का दिल टूट जाता है और वो झरने की तरफ चली जाती है। वहीं झरने में ग्रूनर चुपके से लिली को नहाते हुए देख रहा होता है और अचानक लिली पर झपट पड़ता है, पर लिली फुर्ती दिखाते हुए वहां से बचकर निकल जाती है और अपने घर चली आती है। लेकिन ग्रूनर वहां भी आ धमकता है और उससे जबरदस्ती वो कीमती मोती छीन लेता है। उधर मिरिंडा रिचर्ड को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड को ये सब काफी अजीब लगता है और वो मिरिंडा को छोड़कर वापस आने लगता है, जिससे मिरिंडा काफी गुस्से में आ जाती है। वो सोचती है कि 2 कौड़ी का जंगली आदमी मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है, और गुस्से में आकर वो रिचर्ड को एक थप्पड़ जड़ देती है। लेकिन रिचर्ड कुछ रिएक्ट नहीं करता। रिचर्ड जैसे ही अपने घर आता है तब वो देखता है कि ग्रूनर लिली के साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिससे रिचर्ड ग्रूनर पर हमला कर देता है। लेकिन ग्रूनर रिचर्ड से काफी बड़ा और ताकतवर था, इसीलिए वो रिचर्ड पर हावी हो जाता है और उसका गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है। तभी कैप्टन वहां आ जाता है और ग्रूनर को ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन ग्रूनर काफी गुस्से में था, इसीलिए वो रुकता नहीं। वो रिचर्ड पर राइफल से हमला कर देता है। रिचर्ड अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की तरफ भागता है, लेकिन ग्रूनर भी रिचर्ड के खून का प्यासा बन चुका था और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। रिचर्ड भागते भागते ग्रूनर को समुद्र के उस हिस्से में ले आता है जहां वो शार्क से रेस लगाया करता था। इसके बाद एक शार्क ग्रूनर पर हमला कर देती है और ग्रूनर को जिंदा ही निगल जाती है। अब शिप रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन अंत समय में लिली उस शिप पर जाने से मना कर देती है। वो रिचर्ड को बताती है कि मैं पेट से हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे को ऐसी जगह जन्म दूं जहां सिर्फ छल, कपट, हिंसा और नफरत भरा हो। हम इस आइलैंड पर हमेशा से खुश थे और आगे भी रहेंगे। इसके बाद वो शिप इन दोनों को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद, जहां लिली और रिचर्ड के जीवन में एक नन्हा मेहमान आ चुका था। वो अपने जीवन से बहुत खुश थे और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि एकांत से हमें कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जिस जगह को हम खाली और अकेला समझकर हमेशा नाकार देते हैं, वही जगह जीवन का आनंद उठाने के लिए सबसे बेहतर जगह होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताइए और ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ।